Welcome to Bhandari Sir classes. Hope that you all are well. And आज का हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम अकाउंट्स कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन पहले ये तो पता हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। द फर्स्ट वन profit earning organizations, the other one non profit organizations. Profit earning organizations means जिनका मोटो, जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। जो सेकंड वन वो कह रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग सोसाइटीज। उनका एम किसी भी सिचुएशन में प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे देख सकते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, यूनियंस, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा, फेडरेशंस, सोसाइटीज, वेलफेयर सोसाइटीज एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। अब इनके अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये तो हमने जान लिया कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दोनों की अकाउंटिंग वैसे देखा जाए तो लगभग एक जैसी है। बोथ ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर देयर अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस। आपने पढ़ा होगा दो तरह का, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। दोनों ही जनरली एक्रूअल बेसिस पर अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस बताता हूं कि अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस आता है, क्या होता है। बाकी कंसेप्ट्स लगभग सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपनी वीडियोज आगे स्टार्ट करें अपनी क्लास को, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भंडारी सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। टॉपिक है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। तो एनपीओज आपके जिनका एम क्या है, सर्व करना। मैं और एग्जांपल दे देता हूं। कोई लाइब्रेरी हो सकती है, लाइब्रेरी में कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। कोई फुटबॉल क्लब या स्पोर्ट्स का कोई भी क्लब हो सकता है, क्रिकेट क्लब हो सकता है, कुछ और क्लब हो सकता है, कोई फेडरेशन हो सकता है। इस तरह के एनजीओज का स्कूल्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनके अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, फिर से देखिए। ऑर्गेनाइजेशंस टू टाइप्स के हैं, प्रॉफिट अर्निंग, नॉन प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का सोल प्रोप्राइटर का आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। यहां आपको पता लगा होगा कैसे उसका अकाउंट्स प्रिपेयर होता था। जो प्रॉफिट अर्निंग वाली सोसाइटीज होती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी सिचुएशन में वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एम एस्टैब्लिशमेंट जो होता है फॉर द पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर। एग्जाम्पल्स में देखें, रिलायंस प्रॉफिट अर्निंग, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, अदर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज वन कैन सी। अब ये सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इसके प्रॉफिट अर्निंग वाले। सोशल वेलफेयर में क्लब्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे आपको मैं पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं, जैसे आपकी लाइब्रेरी भी हो सकती है कोई भी। ठीक, तो ये हो गए प्रॉफिट अर्निंग, ये हो गए नॉन प्रॉफिट अर्निंग। अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस मींस जब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में टेक्स प्लेस करती है, न कि कैश बेसिस पर। ठीक है, ये आपने 11th में दोनों ही कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे इसके। फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो फाइनल अकाउंट्स में जहां प्रॉफिट अर्निंग वाले आपने 11th में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर वाला, वहां जहां आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में क्या इंक्लूड होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस
सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और उनके बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं, और उस ट्रायल बैलेंस से ही आगे हमारे फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं आप, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट। अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छी तरह जान लेते हैं। क्या है जो ट्रायल बैलेंस है वो तो ठीक है, आपके मैंने कहा क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के, एंड द बैलेंसेस कैन बी इधर डेबिट और क्रेडिट, अलग अलग अकाउंट्स के। इसके बाद हम यहां ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के क्या आता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर आपको ग्रॉस लॉस होगा। द नेक्स्ट वन दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हमारा अकाउंट्स बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आता है। मैं प्रॉफिट अर्निंग वालों की बात कर रहा हूं। पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे इधर प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट, ये फाइंड आउट होता है। एंड द बैलेंस शीट दैट इज प्रिपेयर्ड, एक सिंगल बैलेंस शीट है, यहां क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये, यानी ईयर एंड की, जो करंट ईयर आपका उसके एंड की। एंड इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ऑन द क्लोजिंग डेट करंट ईयर की। एक पर्टिकुलर डेट पर उसका कितना प्रॉफिट, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज और कितनी कैपिटल है, ये सब कुछ ये बैलेंस शीट आपको आपके फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो यहां तो हो गया हमारे पास में ये सिचुएशन किसकी है, ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की। आते हैं इधर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वालों में, ये क्या करते हैं, यहां भी ट्रायल बैलेंस होता है आपके पास में, फाइंड आउट करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद में यहां एक अकाउंट्स और प्रिपेयर होता है, दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। इसे हम कैश समरी कह सकते हैं, ये कैश बुक जैसा होता है। आपको पता होगा जब आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। जो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स लगभग ऐसा ही होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या वो डिफरेंस ये है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में टोटल ट्रांजैक्शन एक जगह होते हैं। जैसे आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मालूम है कैश बुक में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। मींस क्रोनोलॉजिकल मीन डेट वाइज, समय के हिसाब से। जैसे जो ट्रांजैक्शन पहले आएगा वो पहले करेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में करेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने सपोज करो सैलरी पे की, तो सैलरी पेड का दिखा दिया आपने, एक मान लिया 4 तारीख में, कोई भी 4 अप्रैल लगा लीजिए, 4 अप्रैल में आपने सैलरी दिखा दी आपने। फिर आपने मई में भी सैलरी पे की होगी, मान लिया वहां 5 अप्रैल को दिया है, वहां की भी सैलरी होगी। जून में होगी, जुलाई में होगी, सितंबर, अक्टूबर, पूरे साल में इस तरह आपने 12 बार सैलरी पे की होगी। तो कैश बुक में इसकी 12 बार ट्रांजैक्शन हुई होंगी। लेकिन जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं हम, तो ये क्या करता है, पूरे साल के 12 बार की जो भी आपने सैलरी पे की उसका टोटल एक ही जगह लेके पेमेंट्स में दिखा देता है, सैलरी के नाम से पूरे साल का टोटल जो भी होगा। बात समझ में आ गई होगी। सारे ही चीजें ऐसी हैं। अगर मान लिया आपने सेल्स किया है, मतलब सेल्स किस चीज का, पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं, जैसे मैं सपोज करो, जनरली इनका सेल्स का काम नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं ये जनरली सेल्स नहीं करते हैं, इस तरह ट्रेडिंग वाले काम नहीं करते हैं। ट्रेडिंग वाला कि सामान लाया बेच दिया, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, नॉन प्रॉफिट अर्निंग है। लेकिन सेल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे पुराने वाले आपने कोई आइटम्स बेच दिए, कोई एसेट्स बेच दी है, या न्यूज़पेपर आप रेगुलर बेच रहे हैं इस बेसिस का, वो टोटल दिखाएगा कि पूरे साल में आपने कितने बार न्यूज़पेपर, टोटल कितना न्यूज़पेपर बेचा है, कितने बार दिखाया है। दिस इज शोन इन कैश बुक। बट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट
वो टोटल जितने साल में पे किया होगा आपने, टोटल जितना भी आपने सेल से, आपकी न्यूज़पेपर की सेल से आपने रिसीव किया होगा वो दिखा देंगे, उसको एक ही बार में दिखा जाएगा, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सब्सक्रिप्शन का है, चलिए ये टर्म्स अभी बाद में बात करते हैं, शायद समझ में नहीं आएगा अभी। अदर देन इसी तरह से, तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी रिसीट्स एक नाम की होती हैं, रिसीट्स जो प्राप्तियां हैं हमारी, वो सब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही बार में टोटल करके दिखा दी जाती हैं। ऐसी पेमेंट्स, अगर कोई पर्टिकुलर पेमेंट आपने साल में 10 बार किया है तो वो 10 बार का टोटल लिख कर दिया जाएगा और वो एक ही बार में पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। तो कैश बुक और इसमें यही डिफरेंस है, जबकि दिखाते दोनों में ही कैश का, कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन इसके अंदर होती है आपकी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो चलते हैं आगे। तो पहला अकाउंट जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, जो आपके क्लास में आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि जनरली आपके पास में क्लास 12th में क्या दिया गया है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जनरली गिवन होता है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाना है, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन होता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका मतलब हो गया, जैसे हम यहां ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट बनाते थे, यहां ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट प्रिपेयर करते थे। हियर वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्या होता है कि ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताए आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी तो इनके पास भी पैसा आता है, रिसीट्स होती है, ये भी स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो भाई वो इनकम और एक्सपेंडिचर का भी तो कुछ लेना देना होगा, उसका भी तो रिकॉर्डिंग होगा। एक्सेस आपके पास एक्सपेंडिचर है या एक्सेस आपके पास में इनकम है, यानी साल में कौन सी चीज ज्यादा रही, क्या आपके पास जो इनकम आई है वो ज्यादा है एक्सपेंडिचर जो किया है उससे, या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया आपकी इनकम से, क्या है, क्या हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। नाउ ये इनकम एक्सपेंडिचर आपको क्या निकल के आएगा, या तो निकल के आएगा सरप्लस, और या निकल के आएगा आपके पास में डेफिसिट। सरप्लस मीन्स व्हाट, सरप्लस मीन्स इनकम greater than expenditure. Surplus. Deficit, income is less than expenditure. बात समझ में आई कुछ? ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बारी। ट्रायल बैलेंस से भी बनता है, लेकिन जनरली इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। मैंने अभी बताया आपको क्या होता है रिसीट्स एंड पेमेंट, उसमें सारी रिसीट्स दी होंगी और सारी पेमेंट्स दी होंगी, लेकिन सारी रिसीट्स जो एक ही नाम से होती हैं वो सारी एक ही जगह होती हैं, और जो पेमेंट्स होंगी वो सारी एक ही जगह, एक तरह की पेमेंट्स एक जगह। कैश बुक की तरह नहीं है कि सैलरी 10 बार रुपये की है तो 10 बार आएगी, सेल्स अगर 20 बार की है तो वहाँ तो सेल्स होता था जनरली, मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं होता इसमें। या अदर कोई आपको इनकम है, आपने कोई एंट्रेंस फी रिसीव की है तो जितनी बार रिसीव की होगी कैश बुक में उतनी बार ही एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर वो पूरे का टोटल एक ही जगह होता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप निकालते थे कि वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, ये फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वेदर देयर इज सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब आता है आपके पास में, दिस सरप्लस creates when income is greater than expenditure, and this deficit, that is income is less than, कब हो जाएगा डेफिसिट आपको, लॉस कब होगा, इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। ये जब डेफिसिट तब होगा, शॉर्टेज, कमी। हाँ, ये सरप्लस का मतलब इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है तो कुछ बच गया, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसे भी लिखा होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस तो है, इससे ज्यादा है ना, और यहां पर क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जब आप डेफिसिट आपका आता है। बात समझ में आई होगी? ठीक है, बैलेंस शीट की बात जहां तक करते हैं तो हमने ये कहा था कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जनरली उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। हियर वी हैव टू प्रिपेयर
टू बैलेंस शीट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब टू बैलेंस शीट में क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, आपको एक कैपिटल फंड यानी कह दीजिए क्लोज ओपनिंग कैपिटल, जब आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे तब आपको बैलेंस शीट बनाते समय ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन होती थी। आपका जो नेट प्रॉफिट आता था वो आप कैपिटल में ऐड कर देते थे, जो नेट लॉस आता था उससे आप उसमें से लेस कर देते थे। यही होता था भाई। लेकिन यहां पर वो जो कैपिटल ओपनिंग गिवन होती थी वहां पर, वो यहां जनरली नहीं दी होती है। इट मींस यू हैव टू फाइंड दैट कैपिटल फर्स्ट। कहां से निकलेगी? तो आपको क्या करना है, पिछले साल की बैलेंस शीट को, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो पहले आपको पिछले साल की बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो आपको मालूम है क्या होता है, यहां बैलेंस शीट आपने लिखा, मान लिया ये ओपनिंग वाली बना रहे हैं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये एसेट्स आपने लिखे, यहां आपके पास लायबिलिटीज होंगी, ऊपर यहां कैपिटल होगा, दिस कैपिटल इज नॉन एज कैपिटल फंड। तो खाली कैपिटल ना लिख के हम यहां कैपिटल फंड करते हैं। अब क्या हुआ, आपने जितनी एसेट्स गिवन थी आपके ओपनिंग के, आपने वहां लिख दी वो यहां पर, राइट। और लायबिलिटीज जो गिवन थी वो लायबिलिटीज की वैल्यूज भी आपने लिख दी है, लायबिलिटीज हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये एसेट्स का टोटल ले लीजिए एंड लेस कर दीजिए इसमें लायबिलिटीज का, देन वट एवर रिमेन्स, जो कुछ भी आपके पास यहां बचता है, दिस इज नॉन एज कैपिटल फंड और कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल एंड दिस कैपिटल इज नॉन एज कैपिटल फंड। बात समझ में आ रही क्या है? आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइंड बनाने से, प्रिपेयर करने से पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको पहले। हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको ओपनिंग एसेट्स गिवन होती हैं, ओपनिंग की लायबिलिटीज गिवन होती हैं, और देन एसेट्स में से लायबिलिटीज को जब आप माइनस कर देंगे, वट एवर रिमेन्स, आपके पास जो भी बच जाएगा वो कैपिटल फंड कहलाएगा आपके पास में। ठीक, ये तो हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहां से आपको ओपनिंग कैपिटल यानी कैपिटल फंड निकल आएगा। कैपिटल फंड मींस ओपनिंग कैपिटल। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है जैसे हम यहां बनाते थे। और जितने रूल्स आप फॉलो करते थे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय, सोल प्रोप्राइटर के केस में 11th में फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वही सारे रूल्स यहां भी फॉलो करने हैं। एक तरफ एसेट्स रखेंगे, एक तरफ लायबिलिटीज रखेंगे, एंड जो एक्रूड इनकम होगी वो आप एसेट्स में दिखा देते हैं, जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होती हैं आपकी वो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो एसेट्स में से लेस करके दिखा देते हैं। लायबिलिटीज में कोई एक्रूड रह रहा है आपका या आउटस्टैंडिंग रह रहा है वो भी लायबिलिटीज में दिखा देते हैं, और फिर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। ये जो ओपनिंग कैपिटल आपने यहाँ निकाला था यानी कैपिटल फंड जो निकाला था, ये कैपिटल फंड भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले जैसा आप ओपनिंग कैपिटल लिखते थे पहले, ऐसे आप यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल फंड। ये जो पिछली बैलेंस शीट का ओपनिंग का कैपिटल फंड था उसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय की बात कर रहा हूं, उसमें ऐड कर दीजिएगा सरप्लस। ये जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर से निकाला था, सरप्लस होगा तो ऐड कर दीजिएगा, और डेफिसिट होगा तो उससे आप वहां से लेस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ये आपके पास क्लोजिंग वाली कैपिटल फंड आ जाए, कैपिटल आ जाएगी, और उसके बाद आप बैलेंस शीट मैच कर लीजिए क्लोजिंग वाली भी। बहुत सिंपल सा है। तो रूल वही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज है नहीं। हाँ, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बात समझ में आई होगी यहाँ तक का? ठीक है, चलते हैं आगे को। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें और काम की जो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, वहां देखिए ऊपर अकाउंटिंग की बात की है मैंने, लिखा हुआ अकाउंटिंग। तो यहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये वो टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हम जनरली पढ़ने जा रहे हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगी यहां पर सबसे पहले। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक्चुअल में फंड्स होते हैं आपके पास में, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोगों ने हमें पैसा दिया हुआ है। जैसे सपोज करो मैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहा हूं, एंड मैंने किसी से भी मुझे कोई फंड मिला, कोई पैसा मिला मुझे,
और मुझे ये कहा गया क्या कि दिस फंड कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। मुझे ये कहा गया है ये जो फंड है आपने क्या करना है, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदने के काम आएगा। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी क्या, अभी तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग बन रही है लेकिन पैसा उसका भी आ गया, तो हमने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तब तक कहीं कर सकते हैं हम उसको। अब जब इन्वेस्टमेंट कर दोगे, क्योंकि अभी बुक्स तो आने वाली नहीं है, आपको मालूम है क्या हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, जब बिल्डिंग बनेगी तभी तो लाइब्रेरी बनेगी, उसके बाद बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो तब तक आपने वो पैसा क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उससे होने वाली इनकम, मान लिया इंटरेस्ट मिल गया आपको उस पर, तो वो भी उसी अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो और उसमें से बाद में आपने मान लिया आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई, लाइब्रेरी तैयार है, अब बुक्स परचेज करने की बारी आई। अब आपने जो भी बुक्स पर खर्च किया, बुक्स परचेज करने पर, वो इसमें से लेस हो जाएगा उस फंड में से, और कोई अगर नया आपको रिसीट वगैरह रिसीव हो रही है उस अकाउंट में, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। यानी उस फंड से रिलेटेड एक तो जो आपके पास पहले था ओपनिंग बैलेंस वो ले लिया आपने, और कोई भी इनकम आएगी तो उस फंड में ऐड कर देंगे, और जितना आपने एक्सपेंडिचर कर दिया उसे हम लेस कर देंगे, जो बाकी का बच गया वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं हम। यही तरीका है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। डिटेल में पढ़ेंगे इसको अभी थोड़ा बाद में, मैं तो ये समझा रहा था कि है क्या। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल स्टॉक, उसके बाद में आता है हमारे पास में कंज्यूमेबल स्टॉक। जैसे सपोज करो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनपीओज की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो यहां क्या हो सकता है, मान लिया कोई स्पोर्ट्स क्लब है। अब वो स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स की बहुत सारी आइटम्स आती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट, मैं उन मशीनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो स्पोर्ट्स का मटेरियल है। मान लिया आपने वो क्लब खोला है, स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पर क्या करते हैं, लोगों को क्रिकेट भी खेलने के लिए उनको बॉलें वगैरह दे देते हैं, बैट्स वगैरह देते हैं, जो भी बाकी छोटी मोटी इक्विपमेंट होती हैं, चाहे वो पैड हो, ग्लव्स हो, हेलमेट हो, जो भी है वो सब प्रोवाइड करते हैं आप। इसके बाद में इसी तरह से क्या करते हैं आप, बैडमिंटन खेल रहे हैं या दूसरे गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या दूसरी चीजें आप गेम्स जो खेल रहे हैं, उसमें क्या होता है, पूरे एक साल में आपने यूज किया होगा, आपने जो भी आपके मेंबर्स होते हैं उन्होंने यूज किया, आपने मान लिया वो कोई मैं स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब में मेंबर बन जाते हैं। वो मेंबर क्या करते हैं, वो मेंबर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब मेंबर को ही वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेंबर्स ने पूरे साल में जो स्टॉक था आपके पास में उसका कितना यूज किया कितना यूज किया मेंबर्स ने, उसका कंजम्पशन कितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग कितना बचा, ईयर में कितना और आपने परचेज किया। इससे हम नेट कंजम्पशन निकालते हैं कि कितना यूज हो गया पूरे साल में। एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन अंडर ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल स्टॉक, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशंस ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लब का, स्पोर्ट्स क्लब का। अब मान लिया आप स्पोर्ट्स क्लब के उसमें स्पोर्ट्स क्लब और कुछ लोगों ने डिसाइड किया है यार एक क्लब बनाते हैं स्पोर्ट्स का, क्योंकि जनरली इधर उधर जाते नहीं है या कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है, जो भी है उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज कर लिया, एक क्लब बनाते हैं और वो अपने जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको ये फैसिलिटी मिलेगी, सबको ये फैसिलिटी देंगे। तो उन्होंने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन रख लिया, बोला भाई जितने भी आप हमारे मेंबर्स हैं you all have to pay ₹1000 as contribution per year per annum। आपको एक मेंबर को एक साल का ₹1000 पे करना है अपनी मेंबरशिप फी। अब मान लिया वहां पर 100 मेंबर हैं, इट मींस 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 1 लाख रुपीज, तो साल का उनके पास 1 लाख रुपए जमा हो जाता है। एंड दिस अमाउंट इज नॉन एज सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं हम इसको, सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको। मेंबर्स ने, जितने मेंबर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और वो जो कंट्रीब्यूट एनुअल कंट्रीब्यूशन जो वो देते हैं मेंबर्स जो पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन।
फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे यहाँ कि कैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन हमें निकालना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम की तरह है। तो इनकम पर क्योंकि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पढ़ना है हमें, तो वो इनकम इस साल की कितनी होगी, क्योंकि जो इनकम आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी उसमें हो सकता है कुछ पिछले साल का बचा हुआ वो भी मिल गया हो, कुछ एडवांस अगले साल का मिल गया हो, कुछ करंट ईयर का पूरा पैसा ना मिला हो, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो कैलकुलेशंस ऑफ सब्सक्रिप्शन ये रहा हमारा। इसके बाद में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हो गया ये। आपको मालूम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते थे तो उसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होते थे, क्रेडिट में इनकम होती थी उसकी। यहां पर भी यही होना है, इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और क्रेडिट साइड में इनकम होगी। यहां से फाइंड आउट क्या होगा, इधर सरप्लस और डेफिसिट। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो मिलेगा आपको सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए इनकम कम हो गई, शॉर्टफॉल हो गया, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। बात समझ में आ गई होगी? तो ये यहां तक का हो गया। अब इस टॉपिक में आगे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं दैट यू मस्ट नो। भाई आपको पता भी तो होना चाहिए कि हम आगे क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताई अभी कुछ चीजें तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, इसको बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देते समय ही। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी है। Now what are these? The first one, this is subscription. मैं अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। What the subscription is? क्या होता है सब्सक्रिप्शन? मैंने अभी कहा कि किसी भी क्लब का, किसी जनरली क्लब की बात की है मैंने, एग्जाम्पल आपकी बुक में काफी सारे मिल जाएंगे ऐसे। अब उसके काफी सारे मेंबर हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 100 मेंबर्स हैं ऑफ अ क्लब, 100 मेंबर है, और हर मेंबर जो है एनुअली क्या करता है, एनुअल कंट्रीब्यूशन करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट जो है हर साल वो क्या करते हैं, हर साल वो कंट्रीब्यूट करते हैं वहां पर। दिस ईच इंडिविजुअल का जो अमाउंट वहां जा रहा है, कंट्रीब्यूशन जो है एनुअली, इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन मैं दे रहा हूं तो मेरा ये इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है, और टोटल जितने वहां मेंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो निकल के आता है वो टोटल सब्सक्रिप्शन कहलाता है। बात हो गई? तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये है मेंबरशिप फी पर एनम, मेंबरशिप या कंट्रीब्यूशन पर मेंबर पर एनम, या एनुअल कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं आप इसको, ऐसे लिख लीजिए एनुअल कंट्रीब्यूशन पर मेंबर। एनुअल का मतलब साल का, हर मेंबर ईयर में एक बार सब्सक्रिप्शन देता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी वहां फिक्स की गई होगी वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है साल में, एंड दिस इज नॉन एज सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आ गई होगी? अब सब्सक्रिप्शन का क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट, सब्सक्रिप्शन को मैंने कहा था ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो वहां लेते हैं, तो सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं, कहां दिखाया जाता है, शोन ऑन क्रेडिट ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, I&E अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां दिखाया जाता है, शो किया जाता है इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन को, इनकम एक्सपेंडिचर के, बिकॉज इट्स अ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। आप भी जब कहीं जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो कहते हैं लाइए दीजिए एडमिशन फी, आप एंटर कर रहे हैं दीजिए एंट्रेंस फी। सो दिस इज अ रेगुलर इनकम, बार बार होती है, इसलिए इसे कहां दिखाया जाता है, इसे भी एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। ये तो पता लग गया एडमिशन फी है, नाम ही क्लियर है इसका, शॉन ऑन क्रेडिट साइड इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, I&E अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां शो करते हैं हम इसको, इसके क्रेडिट में शो कर, इसके इनकम साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी। अच्छा, आप मान लिया किसी लाइब्रेरी के, स्कूल लाइब्रेरी के या किसी स्पोर्ट्स क्लब के अगर मेंबर हैं, देयर आर 2 ऑप्शन। द फर्स्ट वन, इधर यू पे
₹1,000 per annum, and the other option is pay ₹15,000 one time for the whole life. आपको उसके बाद कुछ भी नहीं पे करना है, या तो आप ₹1,000 पर ईयर दीजिए, जब तक आप उसके मेंबर बने रहेंगे आपको हर साल ₹1,000 पे करने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वहां वन टाइम 15,000 पे कर दीजिए, उसके बाद आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं, आप होल टाइम के लिए वहां के मेंबर बन गए, लाइफ टाइम मेंबर बन गए। नाउ नथिंग हैज टू बी पेड इन फ्यूचर, नथिंग इज टू बी पेड इन फ्यूचर। तो जो आपने फ्यूचर में जब वन टाइम आप लाइफ मेंबर, वन टाइम आप सब्सक्रिप्शन वन टाइम पे कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आई? अब क्योंकि ये कैसा है, वन टाइम पे करता है, ये रिकरिंग नहीं है, जिसने एक बारी पे कर दिया वो दूसरी बारी पे नहीं करेगा। दैट्स वाई it is shown in the balance sheet, liability side of the balance sheet, shown on liability side of बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कहां शो करते हैं हम इसको? लाइबिलिटी साइड में, लाइफ मेंबरशिप फी। समझ में आया? वेरी गुड। अब बात आते हैं हमारे डोनेशंस की। नेक्स्ट डोनेशंस, ये तो आप भी जानते हो, डोनेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, दान। जो एनजीओज या जो एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता है प्रॉफिट का या इनकम का। एक इनकम का सोर्स उनका हो सकता है सब्सक्रिप्शन हो, अगर मेंबर है वहां, उसके अलावा तो नहीं होता। उसके अलावा क्या होता है? ऐसे ही इनकम सोर्स होते हैं वहां, लोग डोनेशन देते हैं क्योंकि वो लोग कुछ अच्छा सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई पीपल कंट्रीब्यूट इन मनी टर्म्स। तो मनी टर्म में लोग उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड वन ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इन मनी टर्म इज नोन एज डोनेशन। डोनेशन को भी हम दो तरह से ट्रीट करते हैं। एक कहते हैं हम इसमें स्पेसिफिक, एंड अनदर वन इज जनरल। Now the question arise, what is a specific donation and how this donation is different from general donation? Specific donation क्या है हमारा? तो specific donation का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, एक थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि किसी ने हमें पैसा दिया, डोनेशन किया, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगा दी, that this donation is for this particular purpose। अब मान लिया किसी ने हमें डोनेशन दी और हेल्थ क्लब है, उसने कहा नहीं जी, इससे तो आप वहां के इक्विपमेंट परचेज करेंगे, मशीनें परचेज करेंगे हेल्थ क्लब के लिए, तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते। वो जो पैसा आपको मिला है, जो पैसा आपको, तो वो कहां दिखाया जाएगा? इट इज शोन ऑन लेफ्ट साइड of the closing balance sheet. It is shown on the left side of the closing balance sheet. इसको हम closing balance sheet के लेफ्ट साइड में शो करते हैं। याद रखेगा, जो स्पेसिफिक डोनेशन आएगा उस पर कोई नाम लिखा होता है, यानी उसका पर्पस लिखा होता है कि ये डोनेशन किस काम के लिए मिल रही है, इसलिए ये उसी पर खर्च किया जाएगा, और जब तक आप इसको खर्च नहीं करें तब तक ये आपकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, अच्छा दूसरा है हमारे पास जनरल डोनेशन। सो अबाउट जनरल डोनेशन में बात करें तो कहां शो किया जाता है? शोन ऑन इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां शो करते हैं इसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं हम इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अगर जनरल डोनेशन है देन दिस कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, तो इसको हम क्या करते हैं? इनकम में डाल देते हैं अपने इनकम एक्सपेंडिचर के, और इनकम एक्सपेंडिचर से किसी भी पर्पस पे यूज हो सकता है। ठीक है, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। तो ये आपका, ये जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, इनको कहते हैं हम कि कैपिटलाइज्ड कर देते हैं हम इसको।
तो ये कैपिटलाइज हो गया और कैपिटलाइज होने की वजह से कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में चला गया। लेकिन ये जो जनरल डोनेशन है ये वाला जिसको मैं यहां समझाया मैंने आपको, जनरल डोनेशन shown on income side of the income and expenditure account. So general donation, these are specific, these are recurring incomes, और इनकम्स जो रिकरिंग वाली हैं इनको कहां शो करते हैं हम अपने, ये शो कर देते हैं हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम में। ठीक, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब क्या है हमारे पास में, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। ये देखिए, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, आपने अपनी पुरानी एसेट्स को बेच दिया। अब वन थिंग कि उस एसेट्स की वैल्यू दी होगी, बुक वैल्यू आपको, तो व्हेन बुक वैल्यू इज गिवन, बुक वैल्यू मीन्स उसकी पुरानी वैल्यू डेप लगाने के बाद जो बची हुई है बेचने वाली डेट में, बुक वैल्यू इज गिवन। जब उसकी बुक वैल्यू आपको गिवन होती है तब क्या होता है, व्हेन बुक वैल्यू इज गिवन, जब उसकी बुक वैल्यू आपको गिवन होगी तब आप क्या करेंगे, इसके बेचने पर, आपने मान लिया उसकी बुक वैल्यू दी है, सपोज करो मैं कहता हूं कि आपने जो एसेट्स बेची उसकी बुक वैल्यू दी हुई है आपको, एक एसेट्स बेची आपने, एसेट्स सोल्ड, ये इसको बेच दिया आपने 10,000 में, और इसकी जो बुक वैल्यू थी इसकी, इसी एसेट्स की, वो थी मान लिया 8,000 या 12,000। अब आप देखिए क्या होगा, अगर मैंने आपको कहा कि सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी वाली अगर ओल्ड एसेट्स को अगर आप बेच रहे हैं, उसको बुक वैल्यू थी उसकी 12,000, यानी आज की डेट में डेप लेस होने के बाद आपकी बुक में उसकी वैल्यू कितनी है, 12,000। नाउ दिस बुक वैल्यू वाली जो एसेट्स है, दिस इज सोल्ड फॉर ₹10,000। तो होना क्या है, दिख रहा है आपको भी मालूम है, देयर इज अ लॉस ऑफ ₹2,000। यहां पर ₹2,000 का लॉस हो गया है ना, यस। तो वो ₹2,000 का जो लॉस हो गया है उसे आप कहां शो करेंगे, उसको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है ₹2,000 का, कहां शो करना है, शॉन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिमेंबर दिस वन, loss on sale of fixed assets. If there is a loss on sale of fixed assets, then such loss is shown on the expenditure side of income and expenditure account. अगर इसका रिवर्स हो जाता, सपोज करो ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता कि एसेट्स की वैल्यू होती है आपकी 10,000, 12,000, assets sold for 10,000, assets sold for 12,000, और बुक वैल्यू होती है इसकी 10,000 रुपीज की। अब आप देखिए, आपने 10,000 रुपए की एसेट्स वाला कितने में बेच दिया, आपने 12,000 रुपए में बेच दिया है। हाँ, अगर कोई एसेट्स की बेचने की, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, हाँ, तो फिर क्या होगा, फिर आपको हो जाएगा लॉस, और लॉस को कहां शो करेंगे, लॉस नहीं, अब आपको गेन हो गया ना 2,000 का, गेन ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के सेल पे गेन हुआ। अब ये इनकम साइड में शो किया जाएगा, शोन ऑन इनकम साइड ऑफ, शोन ऑन इनकम साइड, I&E, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात समझ में आई कुछ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का आपका। नेक्स्ट दिया आपको सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, नेक्स्ट वाला, और ये जो एसेट्स आपने बेची होगी उसकी बुक वैल्यू के इक्वल उस एसेट्स में से लेस भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साथ में। हाँ, अब चलते हैं हम यहाँ नेक्स्ट वाले पर इसके, और वो है हमारे पास में सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। पहले वाला जो है एसेट्स का बता दिया मैंने, स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर हम ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अगर बेच रहे हैं तब क्या होगा, हाँ,
अगर हम ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा, यूज्ड होते हैं ये ओल्ड वाले, यूज्ड, हैविंग नो बुक वैल्यू। मान लिया आपने, मैंने कहा ना आपका स्पोर्ट्स क्लब है, सपोज करो आपके बैट्स होंगी, ओल्ड बॉल्स होंगी, हाँ, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट की हो, या ग्लव्स हो, हेलमेट हो, इस तरह की पुरानी चीज़ें निकलती रहेंगी वहाँ पर। एंड ऑल दीज यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आर सोल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा ही होता है। और इससे इनकम होगी, क्योंकि ये आपकी कैसी है, क्योंकि वहाँ रेगुलर यूज़ होते रहता होगा ये चीज़ें, और डिस्पोज भी होती रहती होंगी, पुरानी होती रहती होंगी, और इनको बाहर बेचते रहते होंगे वो। सो इट्स अ रिकरिंग नेचर की हो गई, इनकम हो गई, इट्स अ रिकरिंग इनकम, बार बार हो रही है। तो सच इनकम कहाँ शो करते हैं, सच इनकम इज शोन ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, I&E अकाउंट। ये इनकम साइड में आपको शो कर देनी है इसका। नेक्स्ट दिया है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये हमने कर दिया है ओल्ड एसेट्स का। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एंड द लास्ट वन दैट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब आपने पुराना न्यूज़पेपर बेचा, आप एक बात बताइए, क्या न्यूज़पेपर आपके लिए एसेट्स होती है? वेदर अ न्यूज़पेपर इज एन एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। आप क्या करते हैं, एक बार अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया उसके बाद में वो आपके लिए वेस्ट हो जाता है। आप आज का न्यूज़पेपर कल, कल का परसों, परसों बुक की तरह नहीं पढ़ते हैं उसको आप। सो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, ऑल सच आइटम्स when sold are is an example of sundry income, becomes an example of sundry income। मतलब क्या हुआ, आपने पुरानी चीजें, न्यूज़पेपर है पुराना वाला है, यूज हो गया, एक दिन पढ़ा, थोड़ी देर, एक दिन तो छोड़िए, आप तो कभी कभी 1 घंटे पढ़ते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद में वो रद्दी में डाल देते हैं। मैगजीन्स को आप हो सकता है 1-2 दिन पढ़ लें फिर भी, लेकिन उसके बाद में उसको संभाल के नहीं रखते हैं, उनको भी आप डिस्पोज कर देते हैं, बेच देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या करने हैं आपको, ये सेल हो गए, बिक गए हैं ये सारे के सारे। और जितने आपने बेच दिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो मैंने आपको कहा था ये रिकरिंग इनकम होने की वजह से, बार बार होने वाली इनकम की वजह से कहाँ शो करते हैं हम इसको, शोन ऑन इनकम साइड ऑफ I&E यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा आज का बेसिक था जो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर एक एक करके इन्हीं कंसेप्ट पे बेसिस है। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा, होप कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इसके अगले टॉपिक के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। इसके बाद में आपको इसकी नेक्स्ट क्लास, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो आपको कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो इसका छोड़ना नहीं है, कोई क्लास नहीं छोड़नी है आपको, याद रखेगा इस बात के लिए। और सारी क्लासेस, ये अकाउंट्स की सारी क्लासेस जो भी आपको दी जा रही है इनके लिए भी, और इकोनॉमिक्स की क्लास को भी अगर आप चाहते हैं साथ साथ आपको वो मिलती रहे, तो आपको भंडारी सर क्लासेस का जो ये एजुकेशन चैनल हमारा है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि हमें मोटिवेट हो, और मोटिवेशन होने के बाद जब हम मोटिवेशन मिलेगा हमें, तो हम आपके लिए इससे भी अच्छे टॉपिक और इससे अच्छे सब्जेक्ट पर आपको क्लास बना के, वीडियो बना के देंगे आपको। थैंक यू।